नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हरियाणा में अप्रत्याशित हार के बाद हरियाणा के छत्रप हरियाणा में सीएम पद की कुर्सी पर दावा ठोकने वाले सभी नेता मशीन के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे थे। चाहे वो हुड्डा हो, सैलजा हो, सुरजेवाला हो, सब मशीन की आड़ में छिप रहे थे और अंदर खाने एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने की कोशिश में लगे हुए थे। उन्हें पता भी नहीं था, और पता कहने की बात छोड़ दीजिए, उन्हें यकीन नहीं था कि राहुल गांधी को उनकी हकीकत मालूम हो चुकी है। राहुल गांधी ने एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की थी आज। उस मीटिंग में खड़गे साहब उनके साथ थे। इसके अलावा वहां पर दीपक बावरिया, केसी वेणुगोपाल, प्रताप सिंह बाजवा, अशोक गहलोत, अजय माकन, ये सब मौजूद थे मीटिंग में। जो शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स आई उनके मुताबिक उस मीटिंग में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, इन दोनों को भी बुलाया गया था। लेकिन बाद में अंदरूनी सूत्रों से कुछ खबर आई। उस खबर की अगर सच्चाई है, उसमें अगर सच माने उस खबर को, तो हुड्डा को इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया था। ये खबर मिली हमें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुलाया गया था और फिर अंदरूनी सूत्रों से खबर आई कि नहीं बुलाया गया था, क्योंकि हुड्डा उस मीटिंग में थे नहीं। और राहुल गांधी के बुलावे के बाद अगर हुड्डा मीटिंग में नहीं गए थे तो इससे बड़ी नाफरमानी या गुस्ताखी हो नहीं सकती है। आप चुनाव हार के बाद समीक्षा में न जाए। इस इमरजेंसी मीटिंग में क्या हुआ, राहुल गांधी ने एक झटके में जो अपना रूप दिखाया, उससे यह साफ हो गया कि राहुल गांधी को सब पता है और सबका सच पता है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, यह बड़ा प्रश्न है। लेकिन राहुल को हुड्डा का भी सच पता है, राहुल को सैलजा का भी सच पता है, राहुल को सुरजेवाला का सच भी पता है। और राहुल को शायद इन तीनों का सच ही नहीं, राहुल को वेणुगोपाल का सच भी पता है, बावरिया का सच भी पता है, राहुल को अजय माकन का भी सच पता है। स्क्रीनिंग कमेटी वाले और बाद में आखिरी दिन जिनके दामाद कांग्रेस में वापस आ गए, सभी पार्टियों में परिक्रमा करने के बाद ये इशारा कर दिया राहुल ने। इस चर्चा में राहुल जो समझ चुके हैं, क्या उसको कांग्रेस में इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसके आधार पर एक्शन होगा, या समझ सिर्फ मन में रह जाएगा और मन की बात जो है वही अपने अपने मन की बात कांग्रेस के नेता करते रहेंगे, जैसा कि होता रहा है। हर नेता अपने मन की बात कर रहा है, कांग्रेस के काम की बात कोई नहीं कर रहा है। इस चर्चा में हमारे साथ दो हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं। एक न्यूज लॉन्चर टीम के हमारे साथी हैं अभिषेक कुमार, और दूसरे आज हमने कांग्रेस से भी, मामला कांग्रेस के भीतर का है तो कांग्रेस से भी एक राय लेनी चाहिए, तो प्रबल प्रताप शाही जी हैं कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़े हैं। प्रबल प्रताप शाही जहां जहां कैंपेनिंग वगैरह होती है वहां पर जमीन पर उतरते हैं, तो थोड़ा इनसे और समझने में मदद मिलेगी कि राहुल ने जो इशारा किया है उसके मायने क्या है। शुरुआत में अभिषेक से करूंगा, क्योंकि अभिषेक इस मामले के थोड़े तह में जाएंगे, तब प्रबल भाई के लिए थोड़ा कठिन सवाल आएंगे साहब। अभिषेक, राहुल गांधी ने मीटिंग में कहा कि हरियाणा के नेताओं का इंटरेस्ट ऊपर रहा, इस कारण पार्टी का इंटरेस्ट नीचे चला गया। यानी हरियाणा के जो नेता थे उनका अपना हित, निजी हित, वो ऊपर था और उसकी वजह से कांग्रेस का हित नीचे चला गया। ये साफ करता है कि राहुल गांधी को हुड्डा, सैलजा, सुरजेवाला या जितने हैं स्वयंभू, इन सब की हकीकत पता है। हकीकत पता है तो फिर सर्जरी कब? क्या राहुल गांधी बार बार ये कबूलनामा लोगों के सामने ला करके दीनहीन ही बने रहेंगे कि नहीं जी हमको सब पता है? अरे जब सब पता है तो करोगे कब जी? अभिषेक कुमार जी। आशीष जी, देखिए, गुटबाजी किसी भी लोकतंत्र में और किसी भी पार्टी के अंदर एक पार्ट एंड पार्सल है। और ये गुटबाजी एक लोकतांत्रिक खूबसूरती भी है। क्या भाजपा में गुटबाजी नहीं है? क्या जनता दल में गुटबाजी नहीं थी? कहां गुटबाजी नहीं है? क्या सपा में गुटबाजी नहीं है, या राजद में नहीं है, या बसपा में नहीं है, जेडीयू में नहीं है, या टीएमसी में नहीं है, या एनसीपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी में नहीं है? हर जगह गुटबाजी होती है। फैक्शनिज्म
अलग अलग फैक्शन पार्टियों के अंदर ये एक स्वाभाविक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। आप देखिए केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ का गुट है या नहीं है, कोई कह दे कि नहीं है। शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय और मोहन यादव का गुट है कि नहीं है। प्रो वसुंधरा और एंटी वसुंधरा है कि नहीं है राजस्थान में। तो कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है तो कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है कि यह गुटबाजी चुनाव पर कांग्रेस में हावी हो जाती है, जो दूसरी पार्टियां ज्यादातर मौके पर चुनाव में गुटबाजी बुला देती। विधानसभा चुनाव में डीके शिव कुमार ने मैच्योरिटी दिखाई, सिद्धारमैया ने मैच्योरिटी दिखाई, तो कर्नाटक का नतीजा आपने देखा। लोकसभा चुनाव तक की बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो विधानसभा वाली एकजुटता थी वो एकजुटता लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में नहीं थी। हरियाणा में यही हुआ है। हुड्डा साहब की इच्छा थी कि बेहद साधारण बहुमत आए ताकि वो कांग्रेस के लिए मजबूरी बन जाए। शैलजा चाहती थी कि मुख्यमंत्री तो हमें बनना नहीं है, सबसे ज्यादा टिकट इन्होंने बांटे हैं, तो कोई नृप हो हमें क्या हानि, क्या फर्क पड़ता है शैलजा को कि नायब सैनी बने या भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने। वहां कोई राजस्थान की तरह, जैसे राजस्थान में वसुंधरा सीएम है तो अशोक गहलोत ही सीएम है, अशोक गहलोत सीएम है तो वसुंधरा ही सीएम है। मतलब 20 सालों तक राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हुआ ही नहीं, सिर्फ मुखौटा नया लग गया। यही हुआ था राजस्थान में। वसुंधरा राज्य के मुख्यमंत्री रहते, विधानसभा का चुनाव हुआ, अशोक गहलोत के रास्ते के जो कांटे बन सकते थे 2008 में, सीपी जोशी, कहा जाता था कि राहुल गांधी का आशीर्वाद है वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे, एक वोट से विधानसभा का चुनाव हार गए थे या हरा दिए गए थे, जो भी हुआ था। वसुंधरा सीएम थी क्योंकि गहलोत को सीएम बनना था। राजस्थान में अंदर खाने इस बात की चर्चा होती। हरियाणा की बात आप करें तो एक चीज यहां ध्यान रखिए, जो पहले की कांग्रेस थी वो आज की भाजपा हो गई है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रबल जी हरियाणा घूम के आ रहे हैं। पहले लड़ाई कैसे होती थी हरियाणा के चुनाव में? बंसीलाल को चेहरा बना करके तो कांग्रेस ने कभी लड़ा नहीं, कभी नहीं लड़ा। बाद में सीएम बना दिया, अलग बात है, जाट चेहरे को बीच में कभी कभी। लेकिन लड़ाई होती थी जाटों के सबसे बड़े नेता देवीलाल, चाहे वो लोकदल का चेहरा हो, चाहे जनता पार्टी हो या जनता दल, बनाम कांग्रेस। और कांग्रेस के चेहरा कभी भगवत दयाल शर्मा तो कभी कांग्रेस के चेहरा भजन लाल। भजन लाल का मतलब क्या था? गैर जाट एकजुटता। देवीलाल का मतलब क्या था? जाट वोटों का कंसोलिडेशन। देवीलाल मुलायम सिंह यादव, शरद यादव को साथ रखते थे ताकि यादव और जाट के बीच की खाई है उसको प्रतीकात्मक चेहरे सामने रखकर पाट सकें। और 90 में 85 सीटें किसानों के मुद्दे पर उन्होंने 87 में जीत कर दिखाया। 2 ही चुनाव जीते, 77 तो आधी थी, उसमें देवीलाल का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा नहीं था, और 87 देवीलाल ने जीता। ज्यादातर मौकों पर कांग्रेस जीतती थी इसलिए कि गैर जाट वोटों की एकजुटता वो अपने पक्ष में करके ले जाती थी। अब भारतीय जनता पार्टी यही काम कर रही है कि गैर जाट वोटों की एकजुटता वो अपने पक्ष में अंततः भुना ले रही है। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी जो कहती थी जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर, इस मैसेज को देने में क्यों नाकाम हो रही है कि कांग्रेस सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी धर्मों की पार्टी है। जाटों की बात छोड़ दीजिए, हरियाणा में हुड्डा परिवार के बारे में लोग कहते हैं कि ये रोहतक की पार्टी है। अलग अलग जिलों के छत्रप है वहां जाटों में। प्रबल जी घूमे हैं, आप घूमे हैं, आपको पता होगा। अहिरवाल में भी अलग अलग जिलों के छत्रप है। राव इंद्रजीत पूरे हरियाणा के यादवों के नेता नहीं है। इस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी जहां जमीन पर एक तरफ कांग्रेस जहां ऊपर से माहौल बना रही थी, फील गुड इंडिया साइनिंग कर रही थी कांग्रेस वहां पर 2004 की भाजपा की तरह, वहां आज की तारीख में बीजेपी जमीन पर काम कर रही थी। गांव गांव में लोग कहते हैं मोदी और आरएसएस में बहुत मतभेद है, ये कर देगा आरएसएस, वो कर देगा। आरएसएस हरियाणा में ताकतवर हो या ना हो, उसके प्रयास से कुछ होना हो या ना हो, लेकिन आरएसएस के वर्कर दिन रात जुटे हुए थे कि कुछ तो बेहतर हो जाए, कुछ तो बेहतर हो जाए। कांग्रेस के लोग क्या कर रहे थे? राहुल गांधी की रैलियों में नारा लगाने के लिए आ जाते थे। जैसे यूपी के विधानसभा चुनाव में 2022 में एक भैया जवानी कुर्बान गैंग अखिलेश यादव के आसपास था, जो हेलीकॉप्टर के साथ आता था कि भैया के लिए जवानी कुर्बान है, और हेलीकॉप्टर उड़ते ही जमीन पर जाके जहां बूथ मैनेजमेंट करना है, जहां गांव गांव में जाकर जनसंपर्क करना है, वो प्रत्याशी का अपना नेटवर्क करता था, कैंडिडेट का। तो भैया जवानी कुर्बान गैंग चला जाता था
अब इस पर प्रबल जी से आप पूछिए। यही रोकूंगा, यही, क्योंकि अब वहां पर आप पहुंचे हैं जहां पर मैं आपको लाना चाहता था। एग्जैक्टली बड़ा अंतर ये बाकी सब जाट बनाम नॉन जाट पोलराइजेशन ये सब अपनी जगह है। जो बड़ा फर्क मुझे समझ में आ रहा है नतीजों को देखने के बाद और जो जमीन पर हकीकत देखा था, शायद उससे इत्तेफाक रखेंगे प्रबल जी या नहीं। जमीन पर जो हकीकत थी वो वाकई जो लोग कह रहे थे कि 60 आ जाएगी, 55 आएगी, 65 आएगी, वो हकीकत थी। लेकिन जो आपने आखिर में कहा बूथ, बूथ पर लाया कितना, उस जो जवानी थी और जवानी का जो जोश था उसको बूथ पर कन्वर्ट कितना किया, सवाल ये है। और कन्वर्ट नहीं हुआ तो क्या उसके पीछे की वजह जो राहुल ने कही, मैं अब राहुल गांधी पे आ रहा हूं प्रबल भाई, जो राहुल गांधी ने जो बात कही कि नेताओं का निजी हित वो पार्टी के हित से ऊपर चला गया, तो क्या ये पार्टी के हित से ऊपर निजी हित गया इसीलिए बूथ पर वो कन्वर्ट नहीं हो पाया? क्योंकि ये लगा कि अगर बूथ पे कन्वर्ट हो जाएगा तो कहीं पर अगर उनको नुकसान हो जाएगा, और बूथ पर कन्वर्ट इधर हो गया तो कहीं इनको नुकसान हो जाएगा। इन दोनों के बीच में बूथ पर मतदाता जो जाने थे वो पहुंचे नहीं, पिस गए। क्या ये हकीकत राहुल गांधी को पता है? और अगर पता है तो कुछ होगा कांग्रेस में? आपसे बड़ा सीधा सवाल, कुछ होगा या ऐसे ही ये दो चार कड़वी कड़वी बातें करके और बाकी अंदर खाने लड्डू खा के फिट हो जाएगा, जलेबी खा के? देखिए, पहली चीज जो आप विश्लेषण कर रहे हैं तो कि हार हुई है तो इसका विश्लेषण भी होगा और किसी न किसी को क्रिटिसिज्म भी होगा। और हम हारे हैं, ये बात सही है कि हम हार गए हैं। वर्तमान समय में 47 सीटें या 48 सीटें उनकी आई हैं, 36 सीटें 37 सीटें हमारी आई हैं। ये तो सच्चाई है वर्तमान समय में। लेकिन इसके पीछे कारण भी कई हैं, इसमें एक ही कारण नहीं है। कारण है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से वोट परसेंटेज बताया नहीं, फिर एकाएक वोट परसेंटेज बढ़ा दिया, ये बड़ा संदिग्ध मामला है। ईवीएम की बैटरीज का 99% मिलना दूसरे तीसरे दिन, वो बड़ी हैरानी की बात है कि अगर दिन भर बैटरी चली है ईवीएम की, 99% चार्ज कैसे हो सकता है। फिर जब हमारे प्रत्याशी जीत गए तो उनको जो है सर्टिफिकेट नहीं देना, कई जगह रिकाउंटिंग करा के हरा देना। तो ये सब विषय जो है इलेक्शन कमीशन, फिर आपको याद होगा 1 अक्टूबर को चुनाव होना था, फिर उसे 5 अक्टूबर कर दिया। 5 अक्टूबर को किसान निधि सम्मान निधि चुनाव हो रहा था, किसान सम्मान निधि देने का अनुमति दे देना प्रधानमंत्री को। तो ये सब सवाल हैं इलेक्शन कमीशन संदिग्धता। जहां तक आपने पार्टी की बात की, राहुल गांधी जी की बात, मैं मानूंगा कि राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि कुछ नेता ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने निजी हितों को पार्टी के हित से ऊपर रखा। और हमारी पार्टी का हमेशा जो रहा है वो कलेक्टिव लीडरशिप का रहा है। 2018 के चुनाव के बारे में मैं आपसे बताऊंगा। 2018 हम छत्तीसगढ़ जीते, मध्य प्रदेश जीते और राजस्थान जीते। हमने कलेक्टिव लीडरशिप की पहल पर जीते। और पार्टी का हमेशा जो सैद्धांतिक रूप से हमेशा रहा है वो कलेक्टिव लीडरशिप, हमारा कोई चेहरा नहीं होता। दूसरी चीज, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, भारत के संसदीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा नहीं जा सकता। उसके पीछे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे हमारे जो देश में प्रधानमंत्री चुना जाता है वो सांसद चुनते हैं, मुख्यमंत्री जो चुना जाता है उसे विधायक चुनते हैं। जिसकी जितनी विधायक बनेंगे वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। आज हमारे पास विधायक नहीं तो मुख्यमंत्री बनेंगे कैसे? तो जो ये सवाल पूछे गए जा जाके लगातार हमारे स्थानीय नेताओं से, और वो गोदी मीडिया के लोग पूछ रहे थे, एएनआई पूछ रहा था, लल्लन टॉप पूछ रहा था, इस तरह के बहुत सारे लोग जो आरएसएस के एजेंडे पे चल रहे थे। और आरएसएस ने बहुत सारे और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी उसमें से वीडियोस काट काट के चलाए, हमारे तमाम नेताओं के बयान दिखाए कि वो मुख्यमंत्री बनना चाह रही है, जबकि चर्चा हमारे मैनिफेस्टो पे। देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव हरियाणा में बहुत बड़ा अंतर रहा। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी ने एक बड़ी चीज की थी इंडिया अलायंस के इलेक्शन के दौरान। उन्होंने कहा कि जब हमारे सांसद चुनकर आएंगे, या मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी कहा कि जब सांसद चुन के आएंगे प्रधानमंत्री का फैसला हो जाएगा। लेकिन मुद्दा क्या था? हम जो है मैनिफेस्टो में एमएसपी गारंटी देंगे, उस पर चर्चा हो रही थी। हम जो है 8,500 रुपया महीना देंगे, उस पर चर्चा हो रही थी। इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के जो ये मीडिया चैनल्स गए, उन्होंने गोदी मीडिया, उन्होंने इन सवालों को फेंका और इन सवालों से हमारे नेता ट्रैप में फंस गए। उन्होंने ये बयान दे दिए
क्योंकि सबकी एस्पिरेशंस होती हैं, लोकतंत्र में एस्पिरेशंस रखना कोई खराब चीज नहीं है, प्रधान मुख्यमंत्री बनना कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन ये बचना चाहिए था मेरे हिसाब से। हमारे हमारे स्थानीय नेताओं को, हरियाणा के नेताओं को इन सवालों से बचना चाहिए था, और उसी का इस्तेमाल आरएसएस के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि फला फला फला, जबकि वहीं पर अनिल विज भी कह रहे थे, वहीं पर सैनी भी कह रहे थे, वहीं पर राव इंद्रजीत भी कह रहे थे, वहीं गुजर भी कह रहे थे, लेकिन उन बातों को मुख्यता नहीं मिली, मुख्यता हमारे लोगों की बातों पर ज्यादा मिली। तो मुझे लगता है कि मुझे जो है कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो था उस पर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए थी। राहुल गांधी जी ने जो मैनिफेस्टो कमिटीज बनाई है, जिसको टी.एस. सिंहदेव जी हेड करते हैं और कन्वीनर हैं, और हेड करते हैं चिदम्बरम जी, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वहां पर गीता बुक्कल जी कर रही थी। जो मैनिफेस्टो हमारा था उस पर चर्चा जो 15 दिन होनी थी वो नहीं हुई, हमारे आपसी बातों में, विवादों की चर्चाएं ज्यादा हुई। मुझे लगता है कि मैं तो 2 पखवाड़े में गया वहां पर। एक बार जब गया था तो मुझे दिख रही थी कि हमारी क्लियर कट मेजॉरिटी आ रही है, बहुत बेहतरीन तरीके से हम कर रहे हैं। फिर वो बाद में इन सब ने जो मैसअप हुआ, उससे मुझे लगा कि थोड़ा-सा हम डाउन जा रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि हम 60-70 नहीं आएँगे, तो हम 45 से 50 आएँगे। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ रही है कि हमारे यहाँ संगठन नहीं रहा 12 वर्षों से, ये सच्चाई है, ये सबको पता है। जब संगठन नहीं रहेगा तो हम बूथों का मैनेजमेंट सारा जो है वो प्रत्याशियों के ऊपर रहा है। लेकिन हमारे कोऑर्डिनेटर्स जो लगे थे उन्होंने बढ़िया काम किया था। आपको मैं बताऊं, ये पूरा चुनाव हमने जो है माहौल बनाया, और जबरदस्त माहौल बना था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, बहुत जबरदस्त। किसानों में भी माहौल था, मजदूरों में भी माहौल था, महिलाओं में भी माहौल था, बहुत सारी चीजों में। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने जो बहुत सारी जो चीजें की, उन्होंने एक क्लब चला रहे हैं, विवेकानंद क्लब, मुझे पता चला वहां जाने पर कि गांव का विवेकानंद क्लब चला रहे हैं, वो आरएसएस के सीधे टच में। वो क्या है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सीधे सीधे प्रभाव गांव गांव में भी नौजवानों के बीच में करने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल और लेबनान में झगड़ा हो रहा है, वो वहां पर भूमिका है। वहां पर हमारे कुछ साथियों ने गलती की है, हिमाचल प्रदेश में वो मस्जिद का मुद्दा फालतू का मुद्दा बन के बैठ गया, वो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर जाके प्रदर्शन कर, वो मुद्दा बहुत सारी चीजें, कहीं पे जातिवाद को बांटने की कोशिश की। हमें जो है अब राहुल गांधी जी ने जिस तरीके सामाजिक न्याय की बात की, सामाजिक न्याय की बातें, उसको आगे ले जाने के लिए हमें बीसी और एससीज में फुटप्रिंट्स को और बढ़ाना पड़ेगा। ये मैं बड़े ही ईमानदारी से कह रहा हूँ कि हमारी जो फुटप्रिंट्स हैं वो अभी कम है। हमें, और जबकि हमें दलित वोट बहुत अच्छे मिले थे लोकसभा में, उसके कंपेरिजन में इस बार लोकसभा, मुझे लगता है कि इस बार कुछ हुआ है, कुछ चीजें हुई हैं, कुछ कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने। और दूसरा जो है वह इलेक्शन कमीशन और जो ईवीएम का मसला है, ये भी बहुत गंभीर मसला है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि 60 सीटों का नरेंद्र मोदी ने गड़बड़ी की, बेईमानी की, और वो 60 सीटें बेईमानी करके 240 सीटें लाई। नहीं तो 180 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की, 180 सीटें आ रही थी। बाद में एडीआर और वोट फॉर पीपल, और उन लोगों ने तमाम तीस्ता सितलवाड़ और गर्ग साहब, प्रोफेसर प्यारेलाल गर्ग और छोकर साहब और बहुत सारे अन्य, राजू पौलकर और बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। हमारे लोगों को ये बातों को ज्यादा पार्टी को उठाना चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि उसमें हम कहीं लैक किए हैं, जो बात हम आज उठा रहे हैं। एक और चीज मैं कहना हूँ, एक साइकोलॉजिस्ट हैं, वो हमारी पार्टी के बहुत नजदीक बनते हैं, उन्होंने बड़ा भ्रमित करने की कोशिश हमेशा करते हैं। जब पिछली बार इंडिया अलायंस जीतने की कोशिश कर रही थी, जीत की तरफ बढ़ रही थी, तो 3 लोगों ने बहुत गलत बयानी की। उसमें एक प्रशांत किशोर, वो तो आरएसएस के साथ है, एक हमारे साथ के साथी हैं योगेंद्र, उन्होंने कहा 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही है और सरकार बन रही है। जब हम तीसरे चौथे राउंड पर हैं लोकसभा में, आप कैसे कर सकते हैं? वही बातें घुमा फिरा कर केजरीवाल ने भी की, तो इसका भी नुकसान हुआ। देखिए, हमेशा जो है जब आप कलेक्टिव लीडरशिप के साथ चलते हैं, एकताबद्ध होकर चलते हैं, तो आप चुनाव जीतते हैं। आप देखिए, उसका करंट एग्जाम्पल है कोर्स करेक्शन कैसे होता। कोर्स करेक्शन 2022 के इलेक्शन में अखिलेश यादव हारे, अखिलेश यादव ने कोर्स करेक्शन किया, कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने अलायंस किया, पहला कोर्स करेक्शन किया। फिर उसके साथ काफी अच्छा, जो राहुल गांधी जी ने जो एक भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उसकी जो एनर्जी थी वो एनर्जी मिली। फिर उन्होंने बहुत अच्छी सोशल इंजीनियरिंग की, उसके कारण हमें 43 सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी कई जगह धींगा मस्ती बेईमानी करके कुछ सीटें जीती है, वो ईवीएम के माध्यम से, कहीं डीएम के माध्यम से,
कहीं सर्टिफिकेट्स नहीं दिया, कहीं रिकाउंटिंग कर दी, जैसे बांसगांव का है। पहले वो जीत गए थे वो अपने प्रसाद जी, और उसके बाद जो है वो फिर वो उनको हरा हुआ उन्हें घोषित कर दिया, और उस जो आदमी जीता है उसको मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना राज्य वित्त राज्य मंत्री या कौन सा राज्य मंत्री बनाया है शायद। अब मैं बता रहा हूँ कि राहुल गांधी जी जो एक 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद जो उन्होंने बूम पाया था, और जो एक बहुत जबरदस्त तरीके से देश के अंदर एक बहुत बड़ा आइकॉन बने थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी डेंट करना चाहती थी, लगातार डेंट करना उस चीज को नहीं की। जो एनर्जी का इस्तेमाल हमारे, देखिए आप राहुल गांधी जी आए, कितनी बड़ी भीड़ हुई, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन उसको डाउन द लाइन नीचे ले जाने के लिए हमारे पास संगठनात्मक चीजें नहीं थी। उसमें मुझे लगता है उसमें और मजबूती करने की जरूरत है। और महाराष्ट्र में देखिए राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, दलितों के ऊपर एट्रोसिटीज हो रही है। आज ही आपकी ही रिपोर्ट है कि कासगंज में किस तरीके से एक दलित आदमी रामलीला देखने जाता, कुर्सी पे बैठता है, दबंग जातियां जाकर उसको पीटती हैं, और वो बेचारा इतना आत्मग्लानि में आके आत्महत्या कर लेता है। मतलब वो अपनी जान ले लेता है। ये सब स्थितियां हैं, आप समझिए। जिन्होंने वोट किया है हरियाणा में, कुछ लोग दिग्भ्रमित होकर वोट किए हैं भारतीय जनता पार्टी को। आज देखिए कि आज आपकी उन गलतियों का क्या सिला मिल रहा है कि दलित को कुर्सी पे बैठने पे पीटा जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। वही राहुल योगी आदित्यनाथ बहुत हल्ला करते हैं आके यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे मुद्दे रहे हैं। मैं आपको बता, राहुल गांधी इस समय सामाजिक न्याय के बहुत बड़े अग्रदूत हैं, लेकिन उस चीज को हमारी पार्टी के अंदर डाउन द लाइन ले जाने के लिए मुझे लगता है कि जो वर्तमान की लीडरशिप है, हमारी स्थानीय लीडरशिप है, उसके बियॉन्ड सोचने की जरूरत है। कांग्रेस को नया रूप देने की जरूरत है। बहुत सारे लोग आए हैं राहुल गांधी जी के साथ को सपोर्ट करने का, हाथ को सपोर्ट करने के लिए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को उन सारे लोगों का साथ लेकर आगे काम करना चाहिए। जी, एक मिनट, नया रूप देने की कोशिश है। नया रूप पर ही अभिषेक के पास जाते हैं कि कांग्रेस को नया रूप देने की। नया रूप कैसे दिया जाएगा जब पिछली जो 2-2 साल पहले फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां बनी थी, उनकी रिपोर्ट्स जो आई, कांग्रेस की हार पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां बनती हैं, उनकी रिपोर्ट्स अब तक धूल खा रही है। और इस बार जो आज मीटिंग हुई है उसमें भी एक फैसला हुआ, जो अजय माकन आके बाहर बताए कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनेगी। मेंबर्स कौन होंगे, वो मेंबर का नाम भी अभी तय नहीं हो पाया है। आधे घंटे का वक्त बहुत कम होता है, आधे घंटे की मीटिंग थी इसलिए नाम नहीं तय हुआ। नाम तय हो जाएगा तो उसको बताने के लिए आपके पास जो है वेणुगोपाल जी आएंगे, वो डिटेल बताएंगे। तो अभी नाम तय होंगे, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बन जाएगी। ये कैसे नई कांग्रेस बनेगी जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट्स आती हैं, वो रिपोर्ट्स रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती हैं, धूल फांकती हैं। आज तक किसी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर कार्रवाई हुई? आशीष जी देखिए, पहली चीज ये है कि मैं इस तरह की कमेटी की किसी बात को या उसकी रिपोर्ट्स को सिरे से नकारता हूं। एक पत्रकार, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर नकारता हूं। एंटनी कमेटी बनी थी कि कांग्रेस की एक अल्पसंख्यक समर्थक छवि बना दी गई 2014 की चुनावी हार के बाद, याद होगा आपको। उसके बाद राहुल गांधी जनेऊ दिखाने लगे और अपना गोत्र बताने लगे। क्या हुआ 2019 में? तो ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी दरअसल जो बनती है, ये लीपा पोती के लिए, क्या कांग्रेस क्या भाजपा, हर जगह यही बंद होता है, लीपा पोती होती है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के नाम पर। कामराज प्लान आया था कांग्रेस को जिंदा करने के लिए। कामराज के अध्यक्ष रहते तो 1967 में कांग्रेस हारते हारते बची थी। उनके अध्यक्ष रहते हुए जो लोकसभा चुनाव हुआ, 9 राज्यों में सत्ता चली गई 1967 में, आपको मालूम होना चाहिए। और दिल्ली में किसी तरह से 539 सीटें तब लोकसभा में थी, 283 सीट कांग्रेस जीत के बेहद साधारण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। कांग्रेस के स्ट्रक्चर के लिहाज से 283 सीटें तो हार की तरह थी। तो अब सवाल ये उठता है कि मैं किसी इस तरह की कोर्स करेक्शन की जो कोशिशें होती है ना, दरअसल ये लीपा पोती की कोशिशों के सिवा कुछ नहीं होती है, मेरा मानना है। दूसरी बात, राहुल गांधी जो कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी तो ओबीसी वर्ग का मुद्दा सबसे ज्यादा लेकर चल रहे थे। हरियाणा के जो ओबीसी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत तो वही बन गए। और आज भी मैं आपको कह रहा हूं, आज भी कांग्रेस गलती कर रही है। क्या आपको लगता है नायब सैनी को सिर्फ हरियाणा के लिए मुख्यमंत्री बना के रखा गया है? जी नहीं। ओबीसी वर्ग में जाति जनगणना हो या ना हो, एक साफ साफ दिखता है कि हिंदी पट्टी में यादव के बाद जो सबसे बड़ा तबका है
वो कुशवाहा मौर्य सैनी का जो एक ही बिरादरी लोग कहते हैं कि एक ही कम्युनिटी है मोटे तौर पर, उसका तबका है। तो एक तरफ सम्राट चौधरी, एक तरफ केशव मौर्य, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री बनाना था वहां नायब सैनी। तो इस तबके को टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी को के साथ कैसे जोड़ा जाए, उधर प्रज्ञा ठाकुर को भी ले आए थे लोग उसी बिरादरी से। तो सवाल ये उठता है कि इस तबके को, जो ओबीसी वर्ग की सेकंड डोमिनेंट कम्युनिटी है, उसको कैसे भाजपा के फोल्ड में उसका सेफ्रोनाइजेशन किया जाए, इस कोशिश में बीजेपी लगी हुई। यादवों के अपने नेता हैं, लालू यादव है, मुलायम सिंह यादव, अब तो अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव है, उधर मध्य प्रदेश में एक मोहन यादव भी है, जो सबसे डोमिनेंट कम्युनिटी है यादवों की। अब वहां पर राहुल गांधी जो ओबीसी गणना की, सॉरी जाति जनगणना की बात और ओबीसी वर्ग के न्याय की बात जो कर रहे हैं, सैद्धांतिक तौर पर अच्छी लगती है। हकीकत यह है आशीष जी कि तमाम सामाजिक न्याय की बातें राजनीतिक तौर पर चुनावी नतीजों में तभी परिणत होती है जब कम्युनिटी का चेहरा होता है। बिना चेहरे के न्याय करके वीपी सिंह थे, वीपी सिंह को कुछ नहीं मिला, अर्जुन सिंह को कुछ नहीं मिला, तो राहुल गांधी को कुछ मिल जाएगा, ये मैं नहीं मानता। तीसरी चीज इसमें मैं आपको बता दूं, जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अगर राहुल गांधी इसके बदले रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट जो मोदी जी ने बनाई है, क्यों ठंडे बस्ते में है, जल्दी लागू करो नहीं तो हम लागू करेंगे, इस मुद्दे को लेकर के जाते राहुल गांधी, तो राहुल गांधी उन सारे समुदायों के पूरे इंडिया में नेता हो सकते थे जो नेता विहीन है, पोस्ट कर्पूरी ठाकुर, वो सिर्फ इंजन के पीछे बोगी बनी हुई है। तो जब उसे बोगी ही बनना है इंजन के पीछे, तो आखिर वो अखिलेश यादव की बोगी बने, नरेंद्र मोदी की बोगी बने, नीतीश कुमार की बोगी बने, नायब सैनी की बोगी बने, क्या फर्क पड़ता है कि वो राहुल गांधी की भी बोगी बन जाए। सवाल यह है कि आपकी राजनीति जो है वो बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। राहुल गांधी के इरादे नेक है। राहुल गांधी देश की जनता के लिए सोचने वाले, और एक पत्रकार होने के बावजूद लोग कहेंगे कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन इस बात को एक नागरिक के तौर पर आप सोच करके देखिए, इस देश में अब तो सीताराम येचुरी गुजर गए, जो जनवादी राजनीति की बात करने वाले, अतुल कुमार अंजान गुजर गए, एमएसपी गारंटी और स्वामीनाथन फॉर्मूला, सबसे बड़ा क्रेडिट अतुल अंजान साहब को जाता है, जो उस कमेटी में थे, यूपीए लेफ्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी में, आपको मालूम होगा। आज की तारीख में जनता के लिए सोचने वाला कोई नेता, जो कम से कम, ठीक है चुनावी हार जीत अपनी जगह है, लेकिन जनता के लिए कि जनता की स्थिति कैसे सुधरे। पूरे इंडिया में आधार का, सॉरी, ये राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी जो मनमोहन सिंह के समय में हुई कि यूपी में भी आपका राशन कार्ड है तो महाराष्ट्र में राशन मिल सकता है, आप कर्नाटक में है तो राशन कार्ड दिखा के राशन ले सकते हैं, वो राहुल गांधी की वजह से हुई थी। जो गोरखपुर से मुंबई तक उन्होंने ट्रेन यात्रा की थी स्लीपर बोगी में, आपको पता होगा, गुपचुप तरीके से की थी, जो 4-5 दिन बाद राज खुला था मजदूरों के बीच। वहां पर उन्होंने उस चीज को महसूस किया था कि जब जो माइग्रेंट लेबर है उनको क्या दिक्कतें आती है। तो एक आप आज की तारीख में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो, जो कोशिशें हो, जो बयान हो, जो एजेंडा हो, जो कमिटमेंट हो, उसको देख करके आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी प्रो पीपल राजनीति करने वाले इस देश के सबसे ईमानदार नेता कम से कम उस पैरामीटर पर है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी मानना होगा कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को वहां तक ले जाने में कम से कम अब तक कोई वैसी रुचि या वैसा अपना करिश्मा नहीं दिखा पाए हैं जिस करिश्मे के बूते चुनाव जीता जाता है। ये दोनों दो चीजें हैं। यहीं पे रोकेंगे क्योंकि ये बिल्कुल बड़ा दुरुस्त पॉइंट, इसी ये वैलिड पॉइंट है। मैं भी इससे बहुत इत्तेफाक रखता हूं कि निजी तौर पर राहुल गांधी इस देश के वाकई जो, मतलब निजी तौर पर जिसको ईमानदार माना जा सकता है, एक विचारवान, दूरदर्शी, दूर तक सोचते हैं क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, मानवतावादी सब चीजें हैं। लेकिन जो चुनावी राजनीति है जिसमें सारे षड्यंत्र, सारे साजिशें, सब कुछ इन्वॉल्व होती हैं, वहां पर मिसफिट हो जाते हैं। क्योंकि जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आप बनाएंगे, और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में कौन आएगा, कौन आएगा, मेरा सवाल है यही कांग्रेस से, कौन आएगा? नाम आएंगे तो हम चर्चा कर लेंगे, अभिषेक कुमार को भी बिठाएंगे और प्रबल प्रताप शाही को भी। आखिर रहेंगे यही रहेंगे जो हैं। और मैं आप पे आ रहा हूं आखिरी टिप्पणी के लिए, उससे पहले मैं पार्टी वाइज जो जातिगत वोट मिले हैं ना, जातीय आधार पर डिवीजन जो है मतों का, वो भी बता दूं। हरियाणा में ब्राह्मणों का 31% वोट कांग्रेस को मिला, 51% मिला है भाजपा को। पंजाबी खत्रियों का 18% कांग्रेस को मिला है, 68% मिला है भाजपा को। जाट
जिस जाट के भरोसे कांग्रेस का था कि जाट सिर्फ कांग्रेस के साथ होंगे, एक तरफा आ जाएंगे, जिस जाट पॉलिटिक्स की वजह से कहा जा रहा है ये कि पोलराइजेशन हुआ एंटी जाट, उस जाट का 53% वोट कांग्रेस को मिला है, मात्र 53, 28 गया है बीजेपी को और बाकी अन्य को बीएसपी, आईएनएलडी और निर्दलीय। अदर अपर कास्ट जो बच्चे हैं उनमें 22% कांग्रेस को और 59% भाजपा को मिला है। गुर्जर में 44% कांग्रेस को, 44%, 37% भाजपा को। यादव 25% कांग्रेस और 62% भाजपा को। अदर ओबीसी, अन्य जो है ओबीसी जातियां, उनमें 32% कांग्रेस को और 47% बीजेपी को। अदर एससी यानी जाटो छोड़ करके, अदर एससी 33% कांग्रेस को और 45% भाजपा। 33 कांग्रेस, 45 भाजपा। अब जाटो पे आ जाते हैं। जाटो 50% कांग्रेस और 35% भाजपा। 35 मुस्लिम, जिसको कहा जा रहा है, लोग मानते हैं दूर से, इसलिए आंकड़े जरूरी है समझना कि ये पूरा का पूरा भाजपा के खिलाफ कांग्रेस को मिला होगा, नहीं, सिर्फ 59% कांग्रेस को और भाजपा को 7%, अन्य को 31% मिला है। और उस अन्य में एक मोहम्मद जावेद को एक मिला है, शायद जिस सीट से जावेद को मिला है 50,000 के आसपास वोट, वहां से हारी भी है कांग्रेस। सिखों का 47% कांग्रेस को और 21% भाजपा को, 21% भाजपा को, 17% आईएनएलडी और बीएसपी गठबंधन में भी गया है। प्रबल भाई, सोशल इंजीनियरिंग में क्यों फेल बार बार होती है कांग्रेस? और आप कुछ और भी कहना चाहते थे सोशल इंजीनियरिंग में फेल्योर, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की का जो ये ड्रामा। और बहुत सही ये बात कहा अभिषेक कुमार की, कई बातों से मैं कई बार सहमत नहीं होता, लेकिन कुछ बातों से बिल्कुल 100% सहमत होता हूँ, 100%। ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्या देती है नतीजे? कई बार और दिशा भ्रम पैदा कर देती हैं, पूरब को पश्चिम बताने लगती हैं। और वजह क्या है, क्यों बताती हैं? उन्होंने कहा था लीपा पोती करने के लिए, अभिषेक जी ने। लीपा पोती के लिए नहीं, बेसिकली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में वही लोग होते हैं कि अगर वो सारे फैक्ट बता देंगे तो उन्हीं के मुंह पे कालिख लग जाएगी, वही फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में होते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि पूरब को पश्चिम बता करके राहुल गांधी को उधर भेज दो, चलो, और या तो फाइल ही बंद रहेगी, खुलेगी नहीं। ऐसा हाँ जी, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि पार्टी की जो फैक्ट फाइंडिंग कमिटीज बनती हैं वो रिपोर्ट भी लाती है, रिपोर्ट पे काम भी होता है। बहुत सारे चीजें होती भी हैं जो दिखती भी हैं। जैसे एक सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे आपने मैनिफेस्टो कमेटी देखी, मैनिफेस्टो में लोगों के साथ आउटरीच हुआ और ये पहले पार्टी है जिसने संवाद स्थापित करके बताया, पूछा कि कैसे सरकार चलनी चाहिए, क्या-क्या आपके मुद्दे हैं। तो ये फैक्ट फाइंडिंग कमिटी से रीच आउट टू द पीपल। उसी में राहुल गांधी जी की यात्राओं को भी देख लिया, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और ये नहीं कहा सकता कि उनका अप्रोच वो नहीं है, उससे बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आया। पिछली बार हम 31 सीटें जीते, इस बार हम 37 सीटों तक गए, हमारा वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा। ठीक है, हम लोकसभा के अनुरूप नहीं कर पाए हैं, हमें करना चाहिए था, हमारी कुछ कमियां रही हैं, ये मैं मान रहा हूँ। मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि हमारे स्थानीय नेताओं के अपने एस्पिरेशंस पार्टी की नीतियों से बड़े हो गए। ये उन लोगों को भी सोचना होगा कि वो लोग पार्टी से बड़े नहीं हैं, पार्टी में हम सब लोग। और मैं हरियाणा के उन सारे लोगों से जो सामाजिक न्याय के आंदोलन के लोग हैं या किसान आंदोलन के लोग हैं या सरकारी कर्मचारी हैं या बाकी अन्य लोग हैं, उन लोगों ने बड़ी मेहनत की है कांग्रेस पार्टी को वोट करवाने में, अपना पैसा लगा कर खर्च कर। मैं उन लोगों से माफी मांगता हूँ हाथ जोड़कर कि हमने आपकी आशा के अनुरूप परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि हम संवाद स्थापित रखेंगे आपके साथ और हम आगे मिलकर इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, ये मैं वादा करता हूँ। एक कांग्रेस के आदमी होने के नाते, एक डेमोक्रेट लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, और राहुल गांधी जी के साथ हम लोग काम भी करते हैं, इसके नाते हम आपसे कहना चाहते हैं इसमें हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन की चीजें जो थी वो अपनी जगह पे हैं, मैं मानता हूँ। इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिस तरीके से हमने 2024 के लोकसभा इलेक्शन के दौरान जिस तरीके से हमने
उस पर उनकी नीतियों को उजागर किया, उनकी गलत नीतियों को उजागर किया। हमने विधानसभा में उस तरह की उनकी गलत नीतियों को उजागर नहीं किया। मुझे लगता है कि वो अगर हम उजागर किए होते तो ये इलेक्शन कमीशन इस तरह की बदमाशी नहीं कर पाता, जो उसने वोटिंग परसेंटेज की बदमाशी किया, या 1 अक्टूबर के इलेक्शन को 5 अक्टूबर को कर दिया, और ईवीएम के बीच जो सवाल हैं, ये सब सवाल हमें करने चाहिए थे और होता। बहुत सारे सामाजिक संगठनों के लोगों की शिकायतें भी मेरे पास आती हैं, क्योंकि तमाम लोगों को, आपको पता है कि ईवीएम वाले मुद्दे पे भी मैं तमाम लोगों से बातचीत होता है, और आपको मालूम भी है कि सामाजिक आंदोलनों से जुड़ा रहता हूँ, मैं किसान आंदोलन से भी जुड़ा रहा। तो मैं उन सबसे यही कहता हूँ कि आप लोग आशा रखिए, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक नए कलेवर के साथ उतरी है और उतरेगी। कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन ये गलतियां महाराष्ट्र और झारखंड में नहीं होने वाली हैं। झारखंड और महाराष्ट्र में आप नई कांग्रेस को देखोगे, एक नई चीज देखोगे, और हम उनकी आशा के अनुरूप चलेंगे और वहां पे इलेक्शन जीतेंगे, ये मैं बता दे रहा हूँ। चलिए, और जहां इंतजार करेंगे आपने महाराष्ट्र और हाँ। राहुल गांधी जी के ऊपर बोला है, राहुल गांधी जी एक अच्छे इंसान है, नेक इंसान है, देश के बारे में सोचते हैं। उन्होंने एक चीज कहा कि जातिगत जनगणना की बात मैं करता रहूंगा, चाहे मुझे राजनीतिक नुकसान भी हो। ये आदमी वही कह सकता है जो दिल का साफ हो, वही खुलकर कह सकता है, कोई इसमें दूसरा कोई नहीं दो कह राय, सकता। इस बात को देखिए, इस बात को तो हम कहते हैं, हम इतने सारी आलोचना हमने कर दी कई ये बार, कई अभी तो अभी कई चीजें देखिए, आलोचना गांधी जी की भी होती है, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए बड़े फायदे होते हैं। तात्कालिक रूप से हमें बड़ा नुकसान होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बड़े फायदे होंगे। हमारे साथियों को, हमारे, मैं तो छोटा हूं उन लोगों से, उन लोगों से राजनीतिक मेरी जो क्षमता भी है कम, और राजनीतिक अनुभव भी कम है, लेकिन मैं किसान आंदोलन और तमाम आंदोलनों में हूँ, और मैं इस देश को अडानी मुक्त करना चाहता हूँ। मैं इस देश को इस आरएसएस से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ, और देश को सेकुलरिज्म के रास्ते पर और सोशलिस्ट के रास्ते पर ले जाना चाहता हूँ। इसलिए हम राहुल गांधी जी के साथ कांग्रेस में आए हैं। अगर मैं सोच सकता हूँ कि राहुल गांधी जी के साथ हमें देना है, तो हमारे इन पुराने नेताओं को क्यों नहीं, कि जिन लोगों को एक एक अच्छी विरासत कांग्रेस पार्टी ने दी है, उनको चीफ मिनिस्टर्स भी बनाए हैं, उनको केंद्रीय मंत्री भी बनाए हैं, उनको क्या क्या नहीं बनाया है। उन लोगों को सोचना चाहिए, उनको भी अपने आप में विचार करना चाहिए कि एक नेता जिसने अडानी के ऊपर सवाल उठाने के कारण उसकी सदस्यता रद्द हो गई, उसका बंगला छिन गया, उसके जेल जाने की नौबत आ गई, लेकिन उस आदमी ने माफी नहीं मांगी। नहीं, देखिए, मैं अब चर्चा को विराम देते हैं, लेकिन आपने एक बात जो कही, इससे इससे करीब-करीब हर आदमी सहमत है। मैं बहुत सारे बीजेपी के में हम लोगों के मित्र सब इससे सब सहमत हैं। राहुल निजी तौर पर, राहुल की जो सोच है, और यहाँ जो जातीय जनगणना की बात कही, अभी अभिषेक ने रोहिणी कमीशन की बात की थी। रोहिणी कमीशन मोदी ने बनाया, लेकिन रोहिणी कमीशन के ही मेंबर हैं जीके बजाज। उन्होंने अभी जातीय जनगणना का समर्थन किया है और बताया है कि जातीय जनगणना क्यों जरूरी है। जीके बजाज रोहिणी कमीशन के मेंबर, मोदी की बनाई हुई कमेटी, उनके बनाए आयोग में, कमीशन में थे बजाज साहब, और उन्होंने जातीय जनगणना के फायदे बताए कि उससे पता चलेगा, स्किल पता चलेगा, सब कुछ सामने आ जाएगा, सब कुछ। तो वो जरूरी है। हम तो कल से आलोचना इसलिए है, ये आलोचना भी जरूरी है। केवल भाजपा की भी, भाजपा से भी हमारा निजी बैर नहीं है, पॉलिसी की वजह से करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में तो आलोचना होनी चाहिए, और सही भी चाहिए, और उसका जवाब भी देना चाहिए। हम कोई, आपने बोला कि आपको आना है, मैं आया। सबसे बड़ी वजह ये हम भारतीय जनता पार्टी की तरह संघी विचारधारा के नहीं कि हम आलोचना एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम आपको कहने लगेंगे कि आप फला हैं, फला नहीं। आपने आलोचना की, आप इस देश के हित को उठाते हैं न्यूज लॉन्चर, और आप सामाजिक न्याय चाहते हैं, आप देश को बढ़िया रास्ते पे चाहते हैं, इसलिए आपका है। आपका किसी पार्टी से लेना देना थोड़ी है, आपका ना तो पार्टी से लेना देना है, ना किसी चीज से, लेकिन आप देश के प्रति, आप देश के प्रति आपका है। तो आप हमसे सवाल पूछेंगे, हम जरूर आएंगे, हम जवाब भी देंगे जी। नहीं, महाराष्ट्र और झारखंड के बाद तो जरूर सवाल पूछेंगे अगर वहां पर नाकामी मिली। और 2 दिन से आलोचना उसकी वजह है, हरियाणा में दरअसल कांग्रेस की हार नहीं हुई है, हरियाणा में जन आकांक्षाओं को रौंदा गया है, जन आकांक्षाओं की हार हुई है। और हम कांग्रेस जीत हार, मैं वही कह रहा हूं, जन आकांक्षाएं हारेंगे तो हमें मैं कई बार मैं आपके पहले भी मैं कह चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी को जनता ने चुन लिया है। राहुल गांधी जनता के उस एस्पिरेशन, उस आकांक्षाओं के प्रतीक के रूप में उभरे। ये बड़ी बात होती है।
ये बड़ी बात है। क्योंकि तो हार जन होगी तो भाई ठीक आकांक्षाएं है। अगर हमसे हैं और अगर हार होगी तो लोगों की आकांक्षाएं टूटेंगी, तो लोगों का सवाल भी वो होगा। लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि कांग्रेस पार्टी कोर्स करेक्शन करके जहां कमियां रही हैं उन कमियों को दूर करके आपको महाराष्ट्र और झारखंड में अच्छा परिणाम देती हुई दिखेगी। हमारा इंडिया अलायंस देता हुआ दिखेगा। चलिए, धन्यवाद। आज राहुल ने जिस तरह से कहा है ये कि पार्टी के कुछ नेताओं के हित पार्टी के हित से ऊपर हो गए, देखते हैं अगर इसी हिसाब से सुधार हुआ तो ठीक है, नहीं तो महाराष्ट्र और झारखंड। देखिए इस बार कांग्रेस के पास जो है ना, सुधार किया कि नहीं किया, ये साबित करने के लिए बहुत थोड़ा सा वक्त है। और कुछ ही वक्त में कहते हैं ना कि एक परीक्षा के बाद, मान लिया एक परीक्षा में फेल हो गए, तो आदमी कहता है, कई बार बच्चे बहाना बनाते हैं कि इस वाले में क्या है, टीचर ने बेईमानी कर ली थी, टीचर ने बेईमानी कर ली, पक्षपात कर दिया, कुछ कर दिया। अगर तुरंत ही 15 दिन बाद एग्जाम फिर से हो जाए तो पता चल जाता है बच्चा सही बोला था कि नहीं बोला था। इस बार वही हालत है। ठीक है, हरियाणा में जन आकांक्षाएं अगर वहां पर कुचली गई हैं, उनकी हार हुई है, उसकी पीड़ा है, हम आलोचना भी करेंगे और हम भी हरियाणा के लोगों से माफी मांगते हैं, कई बार मांग चुके हैं। लेकिन अब कांग्रेस की ये जो कहा है मीटिंग में राहुल गांधी ने, इसकी परीक्षा अभी महाराष्ट्र में और झारखंड में होने जा रही है तत्काल। अगर उस परीक्षा में पास हो गए तब तो जनता माफ करेगी, नहीं तो कतई नहीं माफ करेगी। और उन्हें तो माफ करेगी नहीं करेगी, हम लोग जन आकांक्षाओं की बात करते हैं, हम भी जनता के क्रोध का शिकार होंगे ही होंगे, क्योंकि हमें भी जनता कहेगी कि आप जन आकांक्षाओं के बजाय जन आकांक्षाओं के को हराने वालों के साथ आप खड़े हो। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। नमस्कार।